हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो इम्यूनो की सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया है। कल मैंने आपको बी सेल का डेवलपमेंट बताया था। आज जो है वो हम बी सेल का रिसेप्टर डील करेंगे। इससे पहले टी सेल पे हम पूरी सीरीज़ बना चुके हैं। टी सेल का मैचुरेशन, डेवलपमेंट, टाइप्स, रिसेप्टर और एक्टिवेशन देख चुके हैं। अब आज हम बी सेल का रिसेप्टर जो है वो देखेंगे। वैसे बी सेल का रिसेप्टर लगभग कुछ पोर्शन मैंने इसका कवर किया था जब इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर आपको समझाया था। तो मैंने आपको बताया था कि बी सेल का जो रिसेप्टर होता है वो सिक्रीटरी नेचर का होता है और वो एमएससी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। टी सेल का रिसेप्टर एमएससी रिस्ट्रिक्टेड होता है और सिक्रीटरी नेचर का नहीं होता। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरली यदि हम बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन बी सेल का रिसेप्टर है और ये स्ट्रक्चरली एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन एक ही बात है। लेकिन अगर हम फंक्शनली इसका एस्पेक्ट देखें तो फंक्शनली जिस इम्यूनोग्लोबुलिन में ब्लड में सिक्रीट होके एंटीजन से फाइट करके एंटीजन को एलिमिनेट करने की पावर होती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन को देखें या मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो एक्चुअली जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी वो केवल बी सेल के ऊपर मेम्ब्रेन अटैच्ड वे में ही पाए जाते हैं। और बी सेल के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिक्रीटरी इन नेचर भी हो सकते हैं, यानी वो एंटीबॉडी एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं, ब्लड में सिक्रीट होके जा भी सकते हैं, पर वो एमएससी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। जैसे टी सेल के साथ में एक प्रॉब्लम थी ना कि टी सेल जो है वो एंटीजन को केवल तब रिकॉग्नाइज कर रहा था जब एंटीजन एमएससी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट हो रहा था, वैसा एमएससी रिस्ट्रिक्शन बी सेल के रिसेप्टर पर नहीं होता है। और बी सेल के रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका ये बेसिक नेचर का डिफरेंस होता है। और बी सेल के रिसेप्टर्स को हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हैं ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं, यानी कि बी सेल की सतह पर प्रेजेंट होते हैं और कोई भी चीज़ जो बी सेल में एंटर करने की कोशिश करती है उसे रिसीव करने का काम करते हैं, एज ए रिसेप्टर, प्रॉपर रिसेप्टर बिहेव करते हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर लगभग मैं इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो में वैसे तो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अब इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो इसका भी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये चेन स्ट्रक्चर है, सिंपल पेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन में बताया था। ये भी बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर पोर्टर ने दिया था 1962 में। लेकिन ये स्ट्रक्चर देते समय मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका एक डोमेन स्ट्रक्चर भी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो मैंने नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास मेरे क्लास नोट्स हैं वो देख सकते हैं, आपके नोट्स में ये प्रोवाइडेड है कि डोमेन स्ट्रक्चर भी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का। तो यदि हम इसे टी सेल के रिसेप्टर की तरह ही, आगे अभी आपको दिखेगा डोमेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, यदि टी सेल के रिसेप्टर की तरह ही हम इसे बांटें तो ये 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है: एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन और साइटोप्लाज्मिक टेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, नीचे आपको वो टी सेल के रिसेप्टर में यदि आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। डोमेन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन के अंदर रीजन है इसको ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये जो नीचे एक आपको टेल दिख रही है इसको साइटोप्लाज्मिक टेल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंस जो होती है, यानी ये जो मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाली रीजन होता है, ये 26 अमीनो एसिड्स का होता है और ये अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन में अलग अलग आइसोटाइप्स में वेरी करता है। आइसोटाइप्स आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो को देखिएगा, वहाँ मैंने समझाया है कि जब सेम वेरिएबल रीजन अलग अलग हैवी चेन कांस्टेंट रीजन के साथ कंबाइन करता है तो बर्थ होता है इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस का या इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप्स का। जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए, ये सब आपस में आइसोटाइप्स हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि अलग अलग आइसोटाइप्स में जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है इसकी लेंथ थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, मगर अप्रॉक्सीमेटली ये 26 अमीनो एसिड्स के आसपास होती है। ठीक है, डिफरेंट आइसोटाइप्स आर एक्सप्रेस्ड एट दी मेम्ब्रेन। ये हमने बताया कि जब मैंने बी सेल डेवलपमेंट का वीडियो बताया था कल, तब भी मैंने आपको बताया था कि बी सेल की डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में होती है: एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज और एंटीजन डिपेंडेंट फेज। जो एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है
उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रो बी सेल, प्री बी सेल, फिर मैच्योर बी सेल, इमेच्योर बी सेल और मैच्योर बी सेल। तो मैंने बताया था प्रो बी सेल पे केवल डीएच और जेएच जीन होता है, प्री बी सेल पे वीएच, डीएच और जेएच जीन आ जाता है, सरोगेटेड लाइट चेन कंप्लीट हो जाती है, हैवी चेन आ जाती है। इमेच्योर जो बी सेल होता है उसके ऊपर आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और जो मैच्योर बी सेल होता है उसके ऊपर फर्दर आईजीडी और आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बी सेल के डेवलपमेंटल अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि बी सेल की जो एबिलिटी होती है डिफरेंट आइसोटाइप्स को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करने की, ये जो प्रॉपर्टी है बी सेल की, जहाँ किसी बी सेल के ऊपर केवल प्रो के ऊपर केवल डीएच जेएच है, फिर प्री बना तो डीएच जेएच वीएच तीनों आ गए, फिर इमेच्योर बना तो आईजीएम आ गया, फिर मैच्योर बना तो आईजीडी आ गए। इसी प्रकार से प्लाज्मा जो बी सेल है उसके ऊपर दूसरे अलग आइसोटाइप्स हैं और मेमोरी पे अलग हैं। तो ये जो एबिलिटी है बी सेल की डिफरेंट आइसोटाइप्स एक्सप्रेस करने की जो पावर है अपनी सतह पर, ये पावर कहलाती है क्लास स्विचिंग। ठीक है ना, ये आगे अभी हम और डिटेल में देखेंगे। तब तक आप ये बात याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रो बी सेल होता है उस पर डाइवर्सिटी जॉइनिंग जीन प्रेजेंट है। इमेच्योर बी सेल में आईजीएम सबसे पहले अपीयर होता है जो कि एफसी पोर्शन कंटेन करता है, जिसका एफसी पोर्शन आगे आईजीजी एंटीबॉडी से भी बाइंड कर सकता है। जो मैच्योर बी सेल होता है उसके ऊपर आईजीएम और आईजीडी होते हैं। ठीक है, जो मेमोरी बी सेल होता है उसके ऊपर आईजीएम, आईजीडी, आईजीए और आईजीई होते हैं। ठीक है, फिर जो प्लाज्मा सेल होता है उसके ऊपर आईजीजी, आईजीई, आईजीए और आईजीएम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है। तो ये जैसा मैंने बताया कि जो अलग अलग सेल्स हैं इनमें ये जो पावर है डिफरेंट आइसोटाइप्स अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करने की जो पावर है ये कहलाती है क्लास स्विचिंग। दी एबिलिटी ऑफ बी सेल्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट आइसोटाइप्स और डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज क्लास स्विचिंग। ठीक है ना। अब ये जो एंटीबॉडीज एक्सप्रेस होती हैं सेल के सरफेस पे, ये सब सेम एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी रखती हैं, यानी कि ये सेम एंटीजन से बाइंड करने की पावर रखती हैं। ठीक है, इनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी सेम होती है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो सिर्फ बी सेल, जैसे कि मैंने आपको टी सेल पढ़ाते समय पढ़ाया था कि केवल टीसीआर सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर सकता, यानी कि बाहर से सिग्नल लेके सेल के न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा सकता और सेल को ये नहीं बता सकता कि एंटीजन अप्रोच कर रहा है, अब आप इसके रिस्पांस में रिस्पांस जनरेट करिए। ये केवल टीसीआर भी नहीं कर सकता और ये केवल बीसीआर भी नहीं कर सकता। तो बीसीआर को भी ये काम करने के लिए आसपास में चेन्स की ज़रूरत होती है और बनता है एक बीसीआर कॉम्प्लेक्स। क्यों, ये मैंने आपको टी सेल में भी बताया था कि टी सेल के रिसेप्टर की साइटोप्लाज्मिक टेल छोटी होती है, इस कारण टी सेल का जो रिसेप्टर है वो अकेले सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर सकता, बाहर से मैसेज रिसीव करके अंदर न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा सकता, और जब तक मैसेज न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा तब तक जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा, और जब तक जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा। ये मैंने आपको टी सेल में बताया। तो ठीक जैसा टी सेल में होता है ना, वैसा ही बी सेल में होता है कि बी सेल का जो रिसेप्टर होता है उसकी भी तो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है, वो छोटी होती है और वो अकेले सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो आईजीएम और आईजीडी होते हैं उनके 3 अमीनो एसिड्स उनकी साइटोप्लाज्मिक टेल में होते हैं। जो आईजीए होता है उसमें 14 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आईजीजी होता है उसमें 28 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो बीसीआर दूसरा जो रिसेप्टर होता है उसमें बीसीआर रिसेप्टर के अंदर एक अल्फ़ा और बीटा चेन जुड़ी होती है, जिसमें जो अल्फ़ा चेन है वो 61 अमीनो एसिड्स की होती है और जो बीटा चेन होती है वो 48 अमीनो एसिड्स की होती है। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा चेन है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में ये बताया था कि टी सेल रिसेप्टर CD3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, जहां मैंने आपको बताया था कि CD3 खुद एक हेटेरोपॉलीमर है, एक कॉम्प्लेक्स है जो कि जीटा 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 ईटा जीटा डेल्टा और डेल्टा एप्सिलॉन इनसे मिलके बना है। और ये भी बताया था कि TCR में एक पोर्शन अटैच्ड होता है एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव, जिसके पास 163 अमीनो एसिड्स लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक टेल होती है जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन करने में मददकारी होती है।
तो जैसा ये काम टी सेल रिसेप्टर में होता है वैसा ही बी सेल रिसेप्टर में एक अल्फा बीटा चेन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जुड़ जाता है बी सेल रिसेप्टर के साथ। और अल्फा चेन जो होती है उसमें 61 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन जो होती है उसमें 48 अमीनो एसिड्स होते हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा बी सेल रिसेप्टर के साथ तभी जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम है वो अंदर तक पहुंच पाएगा। ये जो साइटोप्लाज्मिक टेल है अगर ये छोटी हो तो जैसा मैंने टी सेल रिसेप्टर में बताया था कि जब तक ये टेल बड़ी नहीं होगी तब तक सिग्नल अंदर ट्रांसड्यूस नहीं हो पाएगा, उसी प्रकार से वही चीज़ बी सेल रिसेप्टर में होती है कि जब तक ये साइटोप्लाज्मिक टेल छोटी होगी तब तक सिग्नल अंदर ट्रांसड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा चेन है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करती है और अंदर सिग्नल पहुंचाती है। जब तक अंदर सिग्नल न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा तब तक टी या बी सेल जो भी सेल है उसका एक्टिवेशन नहीं होगा, क्योंकि जब सिग्नल पहुंचेगा तभी उस सेल को पता पड़ेगा कि एंटीजन अप्रोच कर गया, अब उसे अपनी एक्टिविटीज़ चालू करनी है और उसके अप्रोच करते ही जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और पाथवे जो है वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि एक तो जो मैंने आपको कल बी सेल डेवलपमेंट के वीडियो में भी बताई थी बात, एक तो क्लास स्विचिंग क्या होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एबिलिटी ऑफ बी सेल टू एक्सप्रेस डिफरेंट आइसोटाइप्स ऑन इट्स सरफेस, अपनी सतह पर अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस शो करना या अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्सप्रेस करने की जो क्षमता होती है वो क्लास स्विचिंग कहलाती है। फिर आपको ये याद रखना है कि प्री बी सेल पे क्या मिलता है, कौन कौन सा जीन, इमेच्योर पे IgM मिलता है, प्रो बी सेल पर भी जैसे डाइवर्सिटी जॉइनिंग प्रेजेंट होता है, प्री पे डाइवर्सिटी जॉइनिंग वेरिएबल तीनों आ जाते हैं। ये पिछले वीडियो में भी क्लियर है, यहाँ शायद प्री बी सेल का लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। डाइवर्सिटी जॉइनिंग और वेरिएबल तीनों होते हैं प्री बी सेल में, प्रो में केवल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग होते हैं। तो जो मेरा पिछला वीडियो है बी सेल के डेवलपमेंट का उसमें क्लियरली लिखा है, आप देख सकते हैं। इमेच्योर बी सेल के ऊपर IgM होता है, ये फर्स्ट अपीयर होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। मैच्योर बी सेल के ऊपर IgM और IgD होते हैं। इसी प्रकार मेमोरी सेल पे कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेस होते हैं, प्लाज्मा सेल पे कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेस होते हैं। अच्छा, ये जो आइसोटाइप्स होते हैं इनमें ये खासियत होती है कि इनकी सेम एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है, यानी ये सेम एंटीजन को बाइंड करेंगे और सिमिलरली बाइंड करेंगे। आइसोटाइप क्या होते हैं ये यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो को रेफर करिए, वो मैं डाल चुकी हूँ इसमें, जिसमें बताया गया है कि सेम कांस्टेंट रीजन जो होता है वो डिफरेंट होता है जब सेम वेरिएबल रीजन डिफरेंट हैवी चेन कांस्टेंट रीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या आइसोटाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन का जन्म होता है। IgG, IgA, IgD ये सब आइसोटाइप्स हैं। ठीक है, फिर हम अगर स्ट्रक्चर बी सेल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बी सेल रिसेप्टर अकेला सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर सकता। किसी भी रिसेप्टर का मेन काम है सिग्नल ट्रांसडक्शन करना, यानी कि सेल के न्यूक्लियस तक ये मैसेज पहुंचाना कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का टाइम आ गया है, एंटीजन ने अप्रोच कर लिया है। ये वो कैसे करेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन करके। और सिग्नल ट्रांसडक्शन वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल लंबी नहीं होगी। तो बी सेल रिसेप्टर की जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है वो लंबी नहीं होती है, वो छोटी साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। इसलिए अकेला बी सेल रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए उसको मदद लगती है अल्फा और बीटा चेन की, जिनके अल्फा चेन के 61 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के 48 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि अंदर तक सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं और अंदर तक सिग्नल पहुंचाते हैं और फिर बी सेल के न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये हुआ बी सेल रिसेप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बी सेल एक्टिवेशन डील करेंगे कि बी सेल एक्टिवेशन किस तरह से होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप इंक्वायर कर सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।